हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू द न्यू सीरीज एसईओ मिथ बस्टर। आज की इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग से, ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड और एसईओ मिथ बस्ट, जो मार्केट में एसईओ के रिलेटेड कुछ मिथ्स हैं। अगर हम अपनी कंपनी को एसईओ नहीं करते हैं तो क्या होने वाला है। मार्केट में जितने भी मिथ्स हैं उन सभी को बस्ट करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रिंस झा, जो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जिन्होंने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से काफी कंपनियों को बड़े मुकाम तक पहुंचाया है। तो इसी के साथ हम अपने पॉडकास्ट को शुरू करते हैं और हम प्रिंस से अपना पहला सवाल पूछते हैं। मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती है जो अच्छी रैंकिंग कर रही होती है, गूगल पे उनका वेबसाइट सब टॉप पे आता है, लेकिन सडनली उनका रैंकिंग गिरने लगता है और वो घबरा जाते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है? धन्यवाद हर्ष। मैं समझ पा रहा हूँ कि शायद आप ये बात कर रहे हैं जो रिसेंटली गूगल ने किया है पिछले मंथ मार्च में। और उसका एक सबसे बड़ा कारण ये था कि पिछले 1.5 साल से लोगों ने चैट जीपीटी का यूज़ करके या फिर बार्ड एआई का यूज़ करके बहुत सारे कंटेंट जो कि एआई जनरेटेड कंटेंट थे, लोगों ने अपनी वेबसाइट पे पब्लिश किया। और उसके बाद गूगल का अपडेट आया है, जो रोबोट लिखे हुए कंटेंट है, जो एआई जनरेटेड कंटेंट है, उसको वो डीलिंग कर रहा है और उससे रैंकिंग को बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगा है। तो ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। तो मैं पहले से भी कई सारे वीडियो में मैं अपने बता चुका हूँ कि यूज़र जनरेटेड कंटेंट का कभी न कभी वैल्यू बढ़ना ही है। तो जो यूज़र हैं वो अपने एक्सपीरियंस को लिखें। गूगल का हमेशा से ऐसा मानना है कि ऐसा कंटेंट जो यूज़र के इंटेंट को सेटिस्फाई करे और उसको लिखने वाला एक्सपर्ट हो उस पर्टिकुलर फील्ड का और जिसके पास एक्सपीरियंस भी हो। तो हम आप समझ रहे होंगे मैं किस एल्गोरिदम की तरफ इशारा कर रहा हूँ। गूगल का एक फेमस एल्गोरिदम है EEAT। सो उसी का यूज़ करके गूगल अपने पॉलिसी को डिज़ाइन करता है। जैसा आपने पूछा है कि सडनली अगर किसी का रैंकिंग ड्रॉप हो रहा है तो उसके क्या पॉसिबल कारण हो सकते हैं। दो तीन चार कारण जो सडनली लोगों को चेक करनी चाहिए। सो पहला है कि गूगल एल्गोरिदम अपडेट, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। गूगल अपना एल्गोरिदम टाइम टू टाइम हमेशा अपडेट करता है। ईयरली कितने आएंगे उसका कोई एक साल में कितने अपडेट आएंगे इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। तो आपको उसके हिसाब से अपने आप को खुद को अपडेट करना पड़ेगा। तो एसईओ पर्सन्स की ये जिम्मेवारी है कि वो टाइम टू टाइम गूगल एल्गोरिदम को चेक करते रहें। दूसरा क्या है, बैकलिंक लॉस। इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। अकॉर्डिंग टू सेमरस कि अगर आपकी बैकलिंक लॉस हुई है तो 5% वेबसाइट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अपनी रैंकिंग को लॉस करती है क्योंकि उसकी बैकलिंक जो है कमजोर हो गई है या फिर हटा दिए गए हैं प्रीवियस साइट से। अगला जो इम्पोर्टेंट है आज के 2024 में जो है यूजर एक्सपीरियंस। और यूजर एक्सपीरियंस को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है स्लो साइट। अगर आपका साइट का बहुत ज़्यादा स्लोनेस है तो इसकी वजह से भी आपका वेबसाइट का ट्रैफिक डिक्रीज होगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द गूगल 53% मोबाइल साइट विजिटेड जो है विजिटर्स जो है अपने वेबसाइट को छोड़ देते हैं अगर वो 3 सेकंड से ज़्यादा में लेट लोड होता है। तो आपको अपने वेबसाइट की स्पीड को भी चेक करना पड़ेगा। और जो सबसे लास्ट में बताना चाहूँगा वो है डुप्लीकेट कंटेंट। बहुत लोगों को पता है वो स्पिनर का यूज़ करते हैं, कंटेंट को इधर उधर करके पैराफ्रेस कर देते हैं और उसके बाद अपने वेबसाइट पर डाल देते हैं। उससे ज़्यादा समय तक आप बहुत बेहतर रिजल्ट की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इंस्टेंटली इन चीज़ों को ध्यान देख के चेक करना पड़ेगा कि क्या आपने किया है, और अगर इसमें से कुछ भी आता है तो उसको आपको करेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जैसा कि मैंने कहा है कि वेबसाइट का स्पीड मैटर करता है। अगर आपका वेबसाइट का स्पीड बहुत ही स्लो हो गया तो पांचवा पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि बहुत सारा 404 एरर भी आने लगेगा। वेबसाइट की बहुत सारी पेज सर्च इंजन में दिखेंगे ही नहीं और इसकी वजह से वो डीलिंक होने लगेगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको अपने सर्वर की स्पीड को चेक करना पड़ेगा ताकि आपका वेबसाइट सही से रैंक हो। करने के लिए हजारों फैक्टर्स हैं, बट 5-6 जो फैक्टर मैंने बात किया है इसको इमीडिएटली अटेंशन में लेना चाहिए जब कभी आपका वेबसाइट का ट्रैफिक अचानक से गिरना लगे। तो चलिए, होप आपको इससे कुछ आइडिया मिल गया होगा कि आपका क्या क्या कारण है आपके वेबसाइट को डाउन होने का। तो इसी से हम रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर वेबसाइट को यूजर को पता चल गया है तो इसके रिगार्डिंग क्या एक्शन लें कि उनका वेबसाइट फिर से ऊपर रैंक करने लगे। सबसे पहला चीज़ है कि जितना जल्दी पता चल जाए आपका कि वेबसाइट की जो रैंकिंग है वो ड्रॉप हो रही है, ये जितनी जल्दी पता चले उतने जल्दी आप करेक्टिव मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली 2-3 महीने पहले एक यूजर ने मेरे पास रीच आउट किया था क्योंकि उनकी वेबसाइट ही हैक हो गई थी। और जब भी वेबसाइट हैक होता है तो जो हैकर्स है उसका सबसे पहला प्राइम टारगेट होता है कि आपकी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है उसको वो अपने स्पैमी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करे। तो हो क्या रहा था, वो सर्च इंजन में तो वो वेबसाइट थी, बट जब कोई वहां से क्लिक करता था तो उनकी वो वेबसाइट चली जाती थी डायरेक्ट रीडायरेक्ट होकर के स्पैमर्स की वेबसाइट पे जहाँ पे वो स्पैमिंग कंटेंट थे। इसकी वजह से आपकी जो वेबसाइट है उसकी रैंकिंग खराब होगी क्योंकि गूगल को पता है कि आपके उस लिंक पे क्लिक करने के बाद यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा है, यूजर ठगा जा रहा है, यूजर को स्पैमी कंटेंट मिल रहा है। तो गूगल को भी धीरे धीरे पता चल जाता है और फिर आपकी वेबसाइट
कि जो स्पैमिंग इंडेक्स बढ़ने की वजह से वो रैंकिंग आपकी ड्रॉप होती है। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए कि क्या आपका वेबसाइट हैक हो गया है क्या। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, स्पेशली जब आपका वेबसाइट वर्डप्रेस पे होस्ट है या किसी सीएमएस पे। मैं इसलिए इसका नाम बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि वर्डप्रेस जो है सो कमजोर है या खराब है। एक्चुअली जो लोग वर्डप्रेस का यूज करते हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन होते हैं, और उनकी नॉन टेक्निकल जानकारी होने की वजह से लोग ज्यादातर अपनी वेबसाइट को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो वर्डप्रेस नहीं खराब है, बट वर्डप्रेस को अगर आप सही से यूज नहीं करते हैं तो हैक होने के चांसेस आपकी किसी भी वेबसाइट की बढ़ जाती है। तो आपको सबसे पहले अपनी हैकिंग से प्रोटेक्ट करनी है अपनी साइट को। इसके लिए मैं अगर वर्डप्रेस की बात करें तो वर्डप्रेस नाम की प्लगइन आती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। वो आपको बहुत हद तक वेबसाइट की सिक्योरिटी को बचा लेता है। और भी बहुत सारे प्लगइन हैं। उसके बाद अगला क्या है कि आप अपने वेबसाइट की साइट ऑडिट कीजिए। अगर आपने चेक कर लिया है कि वेबसाइट आपका हैक नहीं है, सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है, तो ऑडिट योर साइट। यहाँ आपको पता चल जाएगा। ऑडिट करने के लिए कुछ टूल्स है, जैसे आप सेमरस यूज कर सकते हैं या एचआरएफ यूज कर सकते हैं, और वहां से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या टेक्निकल इशू है आपके वेबसाइट पे जिसकी वजह से सडन जो आपकी रैंकिंग है वो ड्रॉप हो रही है। अगला काम आप कर सकते हो कि अपडेट योर कंटेंट। कभी कभी बहुत ही ज़्यादा कंटेंट पुराना हो जाता है, इरेलीवेंट हो जाता है, तो उस कंटेंट को आपको रेगुलरली अपडेट करना पड़ेगा। कंटेंट आजकल जितने भी वेबसाइट हैं वो लगभग 1 मंथ 2 मंथ और 3 मंथ में अपने एग्जिस्टिंग कंटेंट को जो कि रैंक कर रहा है उनकी वेबसाइट पे उसको अपडेट करते हैं, और उसको इससे सडन फायदा भी होता है। अगर आपका पोजीशन 7वां है और आपने अगर आज वेबसाइट के पेज को अपडेट किया है, सिग्निफिकेंट अपडेट, मैं किसी ग्रामेटिकल एरर या फिर 1-2 इमेज की बात नहीं कर रहा हूँ, आप कुछ पोर्शंस हटाते हैं, कुछ पोर्शन आप अपडेट करते हैं और आपके कंटेंट को पहले से इंप्रूव करते हैं। कुछ इन्फोग्राफिक्स आपने डाला, कुछ वीडियो आपने डाला, दैट इज कॉल्ड एज अ सिग्निफिकेंट इंप्रूव इन योर ब्लॉग पोस्ट। तो आपकी जो रैंकिंग है हो सकती है 7वें पोजीशन से वो दूसरे पोजीशन पे आ जाए। सो दैट इज द समथिंग दैट यू कैन टेक केयर ऑफ, अपडेट योर कंटेंट। एंड द थर्ड वन इज बिल्ड क्वालिटी बैकलिंक्स। दिस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपकी जो अथॉरिटी है वेबसाइट की, इससे उस पर फर्क पड़ता है। आई एम नॉट सेइंग कि वेबसाइट की अथॉरिटी से आपकी पेज की रैंकिंग इंप्रूव होगी, लेकिन अगर आपकी उस पेज की जो पेज आपकी 7वें पोजीशन पे है, तो अगर उसको 7 से 1 पे लेके आना है, तो उसके लिए आपकी जो बैकलिंक का जो पोर्टफोलियो है, अगर वो स्ट्रांग होगा तो उसकी रैंकिंग भी इंप्रूव होगी। और जो पहले भी मैंने बताया है, साइट की स्पीड आजकल बहुत मैटर करती है। गूगल जो पेज स्पीड इनसाइट टूल है उस पर जाइए और अपने वेबसाइट की स्पीड को चेक कीजिए और अपने वेबसाइट को उसके हिसाब से ऑप्टिमाइज कीजिए। अगर आपकी वेबसाइट 2 सेकंड से ज़्यादा समय ले रही है तो आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी साइट की स्पीड अच्छी होगी, यूजर एक्सपीरियंस अच्छा होगा, तो धीरे धीरे लोग आपकी साइट पे ज़्यादा आएंगे और धीरे धीरे आप अपने जो एसईओ की जो इम्प्रूवमेंट जो परफॉर्मेंस है उसको भी आप इम्प्रूव कर पाएंगे। So that are the few things that I suggesting you, and you should always keep in mind all these things. तो व्यूअर्स ये सब चीज़ों का ध्यान देंगे और इस अपने वेबसाइट को रैंक करेंगे। तो इन्हीं के साथ हम अगला सवाल पूछना चाहते हैं। तो आपने वीडियो में काफ़ी बार बात किया है कि वेबसाइट स्पीड के बारे में, तो एसईओ के लिए क्यों एक वेबसाइट को फास्ट होना जरूरी है, लोडिंग टाइम उनका फास्ट होना चाहिए, ऐसा क्या है जो वेबसाइट फास्ट होने से उनके एसईओ इंप्रूव हो जाएंगे? देखिए, वेबसाइट का स्पीड हमेशा से इम्पोर्टेंट था, आज नहीं, हमेशा से इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि वेबसाइट का जो स्पीड है वो यूजर एक्सपीरियंस से डायरेक्टली कोरिलेटेड है। और अकॉर्डिंग टू नील पटेल, आप जानते होंगे, फेमस मार्केटर है, उन्होंने कहा है कि अगर आपका 1 सेकेंड का डिले है आपके पेज के रिस्पॉन्स में, आपका जो पेज 1 सेकेंड से ज़्यादा लोड होने में टाइम ले रहा है, तो यू आर रिलीजिंग 70% ऑफ कन्वर्जन। मीन्स आपका जो 7% का जो कन्वर्जन है वो लॉस होने वाला है जस्ट 1 सेकेंड के डिले की वजह से, क्योंकि आपका यूजर एक्सपीरियंस उसकी वजह से खराब होता है। तो दैट इज द रीजन एवरी पर्सन वांटेड टू इम्प्रूव देयर साइट स्पीड। ठीक है, अब बात आती है कि एसईओ रैंकिंग इससे क्यों इंप्रूव होता है। सपोज कीजिए कि किसी ने आपके वेबसाइट के लिंक पे क्लिक किया और वो 2 मिनट तक घूमता ही रहेगा, तो कब तक वेट करेगा। आजकल के लोगों का पेशेंस उतना ज्यादा है नहीं, तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट से पीछे आ जाएगा, बैक कर देगा और फिर किसी और वेबसाइट में क्लिक करेगा। तो गूगल को क्या सिग्नल जाता है कि आपकी वेबसाइट पे गया और रिटर्न आ गया, यानी वो बाउंस है उसके नजर में। और जब इस तरह से बाउंस बढ़ना शुरू होगा तो आपके एसईओ की रैंकिंग भी डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। दैट इज द रीजन स्पीड इज ऑल्सो एज ए रैंकिंग फैक्टर, एसईओ रैंकिंग फैक्टर। नाउ जब मैंने बहुत सारी स्पीड की एडवांटेज की बात किया है, तो मैं कुछ चीजें यहाँ रखना चाहूंगा कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है स्पीड को। एसईओ का जो स्पीड है इंप्रूव करने के लिए तो वैसे 100 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं, बट कुछ चीज़ें जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे मैं अपने एक एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि हमने 2-3 महीने पहले एक वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन किया था। जब हमारे पास वो वेबसाइट पहली बार आया था तो 14 सेकेंड का उसकी वेबसाइट का स्पीड था। दैट वाज टेरेबल।
कोई भी आपके 14 सेकंड लोड हो रहे हैं आपकी वेबसाइट तो कोई ओपन नहीं करेगा। ऑब्वियसली उनकी ट्रैफिक भी बहुत गिर रही थी। हमने उसका ऑप्टिमाइजेशन करना शुरू किया एंड वी डोंट हैव अ टारगेट कि उसको 1 सेकंड के पहले ले आएंगे। ऐसा नहीं है कि आप 14 सेकंड की वेबसाइट को तुरंत ही 1 सेकंड पे ले आएंगे। पहले आप ऑप्टिमाइज करते हो और टारगेट एक बेयर मिनिमम टारगेट रखते हो। तो हमारा टारगेट था कि चलो उसको पहले 4 सेकंड तक लेके आया जाए, 3 से 4 सेकंड तक। और जब हमने उस वेबसाइट को पूरी तरह से ऑप्टिमाइज किया, ऑप्टिमाइजेशन में आता है CSS को ऑप्टिमाइज करो, जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइज करो, HTML ऑप्टिमाइज करो, आप इमेजेस को ऑप्टिमाइज करते हो, आप CDN का यूज करते हो, तो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स दैट यू आर यूजिंग। यू आर कंप्रेसिंग द साइट, यू आर decreasing the speed, you are decreasing the what, चलो इसको हम फिर से बोलते हैं, एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू डिक्रीज और कंप्रेस द साइज ऑफ द वेबसाइट पेजेस, जिससे कि उसकी लोडिंग स्पीड इंप्रूव होगी। और जब आपका ये चीजें इंप्रूव होता है तो ओवरऑल साइट का जो है सो रैंकिंग भी इंप्रूव होना शुरू होता है। तो हमने उसका जो टारगेट रखा था 4 सेकेंड, लेकिन वो हमने अचीव नहीं कर पाए और वो 7 सेकेंड के बाद बढ़ ही नहीं रहा था। फिर हमने क्या किया, पूरे वेबसाइट का ही रीडिजाइनिंग किया और फिर हमने उसको ऑप्टिमाइज किया अपने तरीके से, इंडस्ट्री के हिसाब से। और जब वो डिजाइन हुआ और जब बन के आया तो ऑटोमेटिकली वो हमारा वेबसाइट 1 सेकेंड से कम टाइम पे लोड हो रहा था। तो कहाँ वो 14 सेकेंड था और कहाँ ये 1 सेकेंड है। तो लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि हमने पूरी रीडिजाइनिंग की थी और ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो भी वेबसाइट को डेवलप किया गया था जिस समय, उसमें इस स्पीड फैक्टर को ध्यान में नहीं रखा गया था। तो जब आप वेबसाइट की प्लानिंग कर रहे हो, वेबसाइट डिजाइनिंग की प्लानिंग कर रहे हो, तो तभी आपको डिजिटल मार्केटर, टेक्निकल एसईओ एक्सपर्ट से मिलना चाहिए जो आपको इन चीज़ों का सजेशन करेंगे और जिससे कि आपका स्पीड शुरू से ही मेंटेन होगा। यहाँ पे मैं एक और वार्निंग ये बताना चाहूँगा कि अगर आपकी वेबसाइट एक बार 1 सेकंड में लोड होनी शुरू हो गई है, इट डजंट मीन कि वो आपको हमेशा 1 सेकंड में ही लोड होगी, क्योंकि बाद में आपको हमेशा ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत होती है। ट्रैफिक अगर बढ़ रहा है तो सीडीएन की कैपेसिटी भी इंप्रूव करनी पड़ेगी, आपको ब्राउजर कैशिंग का यूज करना पड़ेगा जिससे कि साइट को यूजर के फ्रंट पे आसानी से लोड किया जा सके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखते हो, अपनी इमेज ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान रखते हो, आप CSS, जावास्क्रिप्ट, HTML ऑप्टिमाइजेशन पे ध्यान देते हो, कंप्रेशन करते हो, लेकिन ये सब कुछ रेगुलर प्रोसेस है। ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि एक बार कर दिया और ऑल सेट एंड फॉरगेट। नो, यू हैव टू डू इट every month, every week, and you have a clear strategy to reduce the website loading speed all the time. ठीक है? Hopefully I covered this question in detail, and if anybody have any question you can ask me, and I will be happy to answer those questions as well. सही बताया आपने। तो हमने वेबसाइट स्पीड से रिलेटेड काफी डीप में बातें की है। आई होप कि बहुत सारे आंसर्स हमारे कवर हो गए होंगे और आपके भी आंसर जो होंगे इनमें कवर हो गए होंगे और आपके सर्च इंटेंट पूरे हो गए होंगे। तो हम अगले सवाल पे बढ़ना चाहते हैं कि कीवर्ड रिसर्च एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ के लिए। क्या 2024 में भी कीवर्ड रिसर्च इतना ही इफेक्टिव है, और इफेक्टिव है तो हम क्या कर सकते हैं अपने एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए? तो 24 ही नहीं, मुझे लगता है ये 30 और 40 में भी कीवर्ड रिसर्च हमेशा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन लोगों के यूजर इंटेंट को समझना कीवर्ड रिसर्च में आजकल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर लोगों के पास बड़े आंसर्स हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, तो उसके आंसर्स चैट जीपीटी बेहतर देता है सर्च इंजन से। और यही एक बहुत बड़ा लिमिटेशन था सर्च इंजन का, जो कि चैट जीपीटी जैसा टूल फुलफिल कर रहा है, क्योंकि आप पूरी की पूरी कहानी लिख सकते हो और कस्टमाइज आंसर आपके पास आ जाएंगे, जो कि सर्च इंजन में नहीं था। सर्च इंजन बेसिकली टारगेट करता है 1 वर्ड, 2 वर्ड, 3 वर्ड और 4 वर्ड और 5 वर्ड्स को, और उसके हिसाब से आपको आंसर लिख के देता है। सर्च इंजन रिजल्ट में वो आंसर लेके देता है आपको। अब होता क्या है कि अगर 5 कीवर्ड को अगर आप पकड़ते हो, 5 वर्ड लेंथ को अगर आप पकड़ते हो, तो मे बी ये कॉन्टेक्स्ट उतने अच्छे नहीं होंगे, यूजर का इंटेंट कुछ अलग हो सकता है। सपोज दैट कि आई एम लुकिंग फॉर शूज, तो आई सर्च ऑन द गूगल कि शूज। अब शूज जो मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे सर्च इंजन को समझ में नहीं आएगा कि हम शू प्राइस सर्च कर रहे हैं, शू के डिजाइन सर्च कर रहे हैं, शू की ऐसी हम वैरायटी चेक कर रहे हैं कि कितने तरह के अलग अलग वैरायटी के शूज आते हैं, उसे पता नहीं है। तो उसे क्या करना होगा, अलग अलग तरीके के इंटेंट दिखाने होंगे, अलग अलग तरीके के सर्च रिजल्ट दिखाने होंगे, जिससे कि यूजर का इंटेंट क्लियर हो। सिमिलरली जब हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो हमें अपने यूजर के इंटेंट को समझना पड़ेगा। यूजर इंटेंट समझने के लिए आपको क्या करना है, आप अपने ब्रांड को समझिए और अपने ब्रांड के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस हो सकते हैं उसको वही अपने कीवर्ड के स्ट्रेटजी में शामिल कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जो आपके यूजर हैं उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, उसके अराउंड द प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है, या फिर ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो पहले से ही लोग पूछ रहे हैं बट उनके आपके पास बेहतर आंसर है, तो उसके भी आप कीवर्ड स्ट्रेटजी में इंक्लूड कर सकते हो। सो दैट इज द टर्म, यू कैन से दैट द understand the user intent. And the second thing is use the AI tools.
बहुत सारे एआई पावर टूल्स हैं, जैसे कि चैट जीपीटी ऑब्वियसली बहुत फेमस है। ये क्या करता है, सिमेंटिकली जो है रिलेटेड कीवर्ड की आपको पूरा लिस्ट बना के दे देगा। जैसे आप कोई सजेस्ट कीवर्ड आप उससे आस्क करते हो और आप उसे बताते हो कि रिलेटेड कीवर्ड आप मुझे बताइए, तो वो आपको कंटेंट स्ट्रेटजी में बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि वो सारी रिलेटेड कीवर्ड्स आपको दे देगा और आप उसके अराउंड आप अपना आर्टिकल लिख सकते हो। ऐसा नहीं आप चैट जीपीटी को ही बोल दो लिखने के लिए। मैं इसके अगेंस्ट रहा हूँ शुरू से ही, क्योंकि अगर चैट जीपीटी खुद ही आंसर कर रहा है तो रादर दैन लोग आपके वेबसाइट पे आके उसको पढ़ेंगे, वो चैट जीपीटी पे ही जाके आंसर कर लेंगे, क्वेश्चन कर लेंगे और वो उसका आंसर दे देगा। वो क्यों आपके वेबसाइट पे आके पढ़ेंगे? तो मुझे कभी ये समझ में नहीं आया कि लोग चैट जीपीटी से लिख के और क्यों जैसे अपने वेबसाइट पर डालेंगे तो लोग पढ़ नहीं जाएंगे। जब चैट जीपीटी सबको आंसर कर रहा है तो वह किसी को भी आंसर कर देगा, तो लोग गूगल ही नहीं करेंगे, उसकी जगह लोग चैट जीपीटी करेंगे। तो आपके वेबसाइट के कंटेंट को लोग क्यों पढ़ेंगे, ये समझना जरूरी है। और ये तभी पढ़ेंगे जब आप अपनी एक्सपर्टीज को, अपने एक्सपीरियंस को अपने ब्लॉग में इंक्लूड करते हो। आप लोगों के प्रॉब्लम्स को, सॉल्यूशन को अपनी तरीके से जो आपने पहले अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में सॉल्व किया है, उसको इंक्लूड करके आंसर कर रहे हो, तो लोग आपके ब्लॉग को पढ़ेंगे। और दैट इज द ओनली होप राइट नाउ, क्योंकि एआई रिलेटेड कंटेंट को तो वैसे भी गूगल ने बैन करना शुरू कर दिया है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगला क्या जो है कीवर्ड स्ट्रेटजी में पॉइंट हो सकता है, तो द थर्ड पॉइंट इज कंपटीटर एनालिसिस। दैट इज द स्ट्रेटजी दैट आई स्टार्टेड अर्लियर इन माय करियर, बिकॉज मुझे जो सबसे आसान लगता था कि जो हमारे कंपटीटर है वो किस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं उसको हमें पीछे कर देना है, जो मुझे सबसे अच्छा लगता था। और जब हम उसको पीछे कर दिए हैं तो उससे बड़ा कंपटीटर हमारा कौन है जिसको हम पीछे कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे डोमेन की एक्सपर्टीज हमारे पास मालूम है कि इस तरह के लोग हमारे डोमेन पे आएंगे, इस तरह के कस्टमर है जो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, सर्च कर रहे हैं, और हमारा कंपटीटर उस पर रैंक कर रहा है, तो उसकी जगह पे हम रैंक कर जाएं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड स्ट्रेटजी। तो आप तीन चीजों को मैंने सजेस्ट किया है, दैट आई एम गोइंग टू समराइज इट। फर्स्ट, अंडरस्टैंड द यूजर इंटेंट, अकॉर्डिंगली यू शुड find the keyword, use the AI tools like ChatGPT to create the synonyms of the keyword or related keywords related to your highlighted keyword. And the third point is competitor analysis, that is also very important, क्योंकि जब आप competitor analysis करते हो तो ना ही आपको कीवर्ड मिलता है, बट आपको ये भी पता चलता है कि आपके रिलेटेड जो ऑडियंस है, जो आपकी तरह की सर्विसेज को देख रहे हैं, उसका इंटेंट कैसा है, उसके हिसाब से आप अपना कीवर्ड प्लान भी कर सकते हो। सो दैट आर द फ्यू थिंग्स यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, नॉट ओनली इन 2024, it is same helpful in 2020 30 as well. So it is the next 6 year plans I am giving to all of you. So forget about this 2024, you can be sure about the 2020 30 as well, 2030 as well. Okay. मैंने तो 2024 तक ही पूछा था, लेकिन आपने 2030 तक का बता दिया। आई होप व्यूअर्स को अब आइडिया लग गया होगा कि वो अपने कीवर्ड रिसर्च को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट सवाल पे जाना चाहते हैं, छोटी बिजनेस बड़े बिजनेस एसईओ जायंट से कैसे कम्पीट कर सकते हैं, थोड़ा आप हमें समझा सकते हैं? मुझे लगता है कि जब छोटी बिजनेस है तो अगर उसको कम्पीट करना है बड़े बिजनेस से, तो वो सिर्फ और सिर्फ एसईओ में ही कम्पीट कर सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि अगर हमारी हमारी एक छोटी सी हमारी इंस्टीट्यूट है, लेकिन वो इंस्टीट्यूट कभी भी बायजूस से कंपटीशन नहीं कर सकता है, क्योंकि बायजूस के हजारों सेंटर्स हैं, करोड़ों की फंडिंग है, और उनके जो एसईओ टीम की जितनी बजट है वो शायद हमारे कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू भी नहीं होगा। तो हम कैसे कम्पीट करेंगे? तो बहुत ही सिंपल है। हम क्या करेंगे, एक छोटे से कीवर्ड स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। लेस कम्पिटिटिव कीवर्ड जहाँ पे बायजूस रैंक नहीं कर रहा है या फिर नीचे रैंक कर रहा है, उस पर हम एक एक कीवर्ड को टारगेट करके ऊपर जाना शुरू करेंगे। यानी अगर हम अपने रेवेन्यू की बात करें तो हम उसके 1/10 या 100th प्लेस पे भी नहीं है, बट अगर हम कीवर्ड स्ट्रेटजी सही तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या होगा कि बायजूस का सर्च पे पोजीशन तीसरा हो सकता है और हमारा हो सकता है दूसरा। और अगर कोई सर्च करके ये रिजल्ट देखता है तो उसे क्या लगेगा? उसे ये फर्क नहीं पड़ता है कि बायजूस कितनी बड़ी कंपनी है, उसे ये दिखेगा कि बायजूस से ऊपर हमारा कंपनी है, तो वो हमें ज्यादा प्रेफरेंस देगा और वो ये भी समझेगा कि जरूर ये कोई बड़ी कंपनी है तभी तो ऊपर आ रहा है बायजूस से। जनरली लोगों का यही टेंडेंसी होता है सर्च के बारे में। और इस तरीके से वो एक बढ़िया ब्रांड क्रिएट कर सकता है अपना, और छोटे छोटे कीवर्ड को टारगेट करे, और एक एक करके जब वो रैंकिंग इंप्रूव होनी शुरू होगी तो बाद में वो बड़े कम्पिटिटिव कीवर्ड्स के लिए भी टारगेट कर सकते हैं। सो माय पॉइंट इज कि कितना भी छोटा बिजनेस है, अगर उसे एसईओ करना आता है तो वो बड़े जायंट्स को नहीं पीछे कर सकता है, बट उससे आगे भी बढ़ सकता है। और यही सिर्फ तरीका है एसईओ का, जो कि मुझे लगता है थोड़ा सा अगर प्लानिंग के तरीके से किया जाए तो पहले दिन से अगर आप सीरियस हैं और इस पर आप काम करते हो तो आने वाले 6 महीने साल भर में आप कितनी बड़ी से बड़ी कंपनी को, जो आपके फील्ड में है, आपके डायरेक्ट कंपटीटर हैं लेकिन काफ़ी बड़े हैं, उसको भी आप बीट कर सकते हैं। तो 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है। पहला, आपको लोकल एसईओ पे फोकस कीजिए, क्योंकि आप छोटी बिजनेस हैं तो आप लोकल अपने इन्वायरमेंट में जो आपका
लोकेलिटी है उस कीवर्ड को ऑप्टिमाइज कीजिए, जिससे कि आप कम से कम उस लोकल एसईओ कीवर्ड के लिए रैंक करता हो। दूसरा है कि निश पे टारगेट कीजिए। आप बहुत ही छोटी कंपनी है तो आप बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्ले नहीं कर सकते हैं। पहले एक प्रोडक्ट, एक सर्विस को फोकस कीजिए, उसके ऊपर महारत हासिल कीजिए। पहले आप उस पर रैंक कीजिए, और जब आप उस पर रैंक करेंगे तो उसके सराउंडिंग जो कीवर्ड सर्विसेज है उसके ऊपर भी आप क्लाउड बना सकते हैं, और मे बी इन अपकमिंग 1 ईयर 2 ईयर आप उस पर भी रैंक कर सकते हैं। बट स्टार्ट विद द निश टारगेटिंग। थर्ड वन इज द क्वालिटी कंटेंट, एंड दैट इज द की फॉर योर रैंकिंग फैक्टर। बिकॉज आप ऑलरेडी छोटे हो, मार्केटिंग बजट उतनी अच्छी है नहीं, तो अगर आप कंटेंट पे काम नहीं करोगे तो कोई भी आपके कंटेंट को पढ़ेगा तो हो सकता है कि उसको शेयर ना करे, उसके साथ वो इंगेज ना हो। और जब तक ये दो चीजें नहीं होंगी तब तक आपकी इंप्रूवमेंट नहीं होने वाली है। आपके कीवर्ड के इंटेंट और आपकी जो क्वालिटी कंटेंट है, इस दो चीजों पे बहुत फोकस करता है कि आपकी जो कीवर्ड की रैंकिंग है सर्च इंजन में कितनी इंप्रूव होगी। क्योंकि अगर आपका इंटेंट मैच कर गया आपके यूजर से, आपके ऑडियंस से, तो आपके वेबसाइट को ना ही सिर्फ पढ़ेगा, बार बार विजिट करेगा, प्लस उसको सोशल मीडिया पे शेयर करेगा, आपके कमेंट करेगा। और जब भी यूजर जनरेटेड कंटेंट आपके वेबसाइट पे बढ़ेंगे, सर्च इंजन की रैंकिंग ऑटोमेटिक ही बढ़ती है। तो ये 3 चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए। आप कितना भी छोटा है, यकीन मानिए अगर आप सही स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो 6 से 8 महीने में आपको उसका रिजल्ट जरूर दिखेगा, अगर आप सही डायरेक्शन में सही टीम के साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए, आपने बहुत अच्छा बताया कि कैसे एक छोटी कंपनी आप बड़ी कंपनियों से कम्पीट कर सकती है। उसके लिए आपको कीवर्ड रिसर्च, एसईओ, इन सब पे आपको काम करना होगा। इसमें इम्प्रूव करने के लिए आपको 8 से 10 महीने का टाइम लग सकता है। तो अभी से आप अपना काम स्टार्ट कर दीजिए और अपनी कंपनी को इम्प्रूव कीजिए। तो इसी के साथ हम अगले सवाल पे बढ़ना चाहते हैं, जो कि ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड है। हम कोई ईमेल कैंपेन चलाते हैं बट हमारा वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं आता है, इसका क्या कारण हो सकता है? सबसे बड़ा कारण होता है पेशेंस। ईमेल मार्केटिंग जब भी आप करते हो ना तो आपको पेशेंस होनी चाहिए। आप पहले दिन से ईमेल मार्केटिंग करोगे और आप मास मेलिंग करना शुरू करते हो तो मे बी कि अगले 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन के बाद आपके अकाउंट हमेशा के लिए सस्पेंड ही हो जाएंगे, और मे बी आईपी की रेपुटेशन इतनी स्पॉइल हो जाएगी कि सारा का सारा मेल आपका स्पैम में ही जाएगा। और ये 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए हो सकता है। तो जब भी आप ईमेल मार्केटिंग करते हो तो आपको पेशेंस के साथ आपके रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए ही ईमेल मार्केटिंग करना होगा। मास मेलिंग का वो जमाना गया जब आपके मेल पे आप एक दिन में लाखों लाख मेल सबको करते थे। क्योंकि आप अगर अवेयर नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि मार्च में ही गूगल का एक अपडेट आया है जिसमें अब 0.3% भी लोगों ने, अगर यूजर ने मार्क किया आपकी ईमेल को स्पैम, तो उसके बाद आपकी आईपी रेपुटेशन और डिलीवरी जो है आपकी ईमेल की बैन हो जाएगी और गिर जाएगी ईमेल इन्वायरमेंट में गूगल के। जो गूगल का वर्क स्पेस है वहां पे आपकी रेपुटेशन अच्छी नहीं रहेगी और फिर वो नीचे चली जाएगी। और यही सेम रूल अब बाकी लोग भी फॉलो करेंगे क्योंकि गूगल लीडर है। ऐसे ही अब आउटलुक में आएगा, ऐसे ही जोहो मेल में आएगा, ऐसे ही याहू मेल में आएगा, और धीरे धीरे ये सारे नॉर्मल नॉर्म्स बन जाएंगे। तो करना क्या है, आपको अपने ईमेल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है ईमेल मार्केटिंग की उसको फॉलो करना है। अगर कोई यूजर नहीं चाहता है उसको मेल मिले तो उसको आप अनसब्सक्राइब लिंक दीजिए ताकि वो अनसब्सक्राइब कर सके। अनसब्सक्राइब लिंक देने का सबसे बेस्ट तरीका आप हेडर में भी दीजिए और फुटर में भी दीजिए, ताकि किसी को अगर नहीं चाहिए तो वो दोनों में से कहीं से भी अनसब्सक्राइब कर सकता है। और अगर आप नहीं देते हैं तो आप मूर्खता कर रहे हैं, क्योंकि फिर वो स्पैम मार्क करेगा आपकी ईमेल्स। तो क्यों ना आप उसको ऑप्शन ही दे दीजिए कि जब वो इंटरेस्टेड नहीं है तो उसे आप हटा दीजिए। तो आपको कैसे, आपने क्वेश्चन किया था कि कैसे ईमेल मार्केटिंग कैंपेन के रिजल्ट को इंप्रूव किया जाए, या अगर वो कुछ गड़बड़ हो रहा है तो कैसे उसको बढ़ाया जाए। तो सबसे पहला है सेगमेंटेशन कीजिए। ऐसे लोगों को ईमेल करना शुरू कीजिए जो लगातार आपको ओपन करते हैं। जो ओपन नहीं कर रहे हैं, जो लगातार 2-3 महीने से आपके किसी ईमेल को ओपन नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे अपने ईमेल लिस्ट से हटा सकते हैं। दैट इज द बेस्ट वे, क्योंकि अल्टीमेटली वो आपके ईमेल को शायद स्पैम में जा रहा है उनके, या फिर उन्होंने ब्लॉक कर रखा है और आपके उसके पास पहुंच नहीं रहा है। तो सबसे पहले डू द प्रॉपर segmentation and send the campaign based on their intent, based on their एक्टिविटी। जो लोग ज़्यादा ओपन कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा आप सेंड कर सकते हो, जो लोग क्लिक कर रहे हैं उसके हिसाब से आप उसका सेगमेंटेशन कर सकते हो और अपनी कंटेंट स्ट्रेटजी को उसी हिसाब से प्लान कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज कि सेगमेंटेशन के बाद आपको पर्सनलाइजेशन पे भी ध्यान देना होगा। ईमेल की पर्सनलाइजेशन से यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होता है। यूजर एक्सपीरियंस सही होने से लोग आपकी ब्रांड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा कोलाबोरेट करते हैं, आप उनकी लॉयल्टी भी इंप्रूव होती है। तो आप पर्सनलाइजेशन पे हमेशा ध्यान दीजिए, और ये बहुत ही क्रिटिकल एस्पेक्ट है। अगर इसमें आपने कुछ गड़बड़ किया तो मे बी कि बैकफायर भी कर सकता है। सो पर्सनलाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन टेस्ट द ईमेल सेंडिंग इन अ डिफरेंट टाइम।
कभी कभी क्या होता है, हम फिक्स कर लेते हैं कि 8 बजे ही हमारी ईमेल रेट बहुत अच्छी है, तब भेज रहे हैं। बट मे बी कि अगर हमारा 8 o'clock में 20% ओपन रेट है, और हो सकता है कि हम 7 o'clock भेज के देखें और 25% हो जाए या 30% हो जाए, तो हमें हमेशा अपने टाइम के साथ चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए कि अगर ये टाइम स्लॉट वर्क नहीं कर रहा है, तो वी शुड ट्राई टू चेंज द टाइम, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन अडेप्ट आवर बेस्ट टाइमिंग. Then third and the last one is improve your email design. Don't use lot of emails, lot of PDF or colors in your email. My personal suggestion is use the text, plain text. That is the best way to do that, and don't provide 10 20 CTA button there. One link or one CTA is fine. If they wanted to click on that, they will going to click over there, but placement of those link and CTA is very important. That I'm going to say stress on that. Use the proper CTA with correct size, and the placement is also important. You can decide starting of the email, center of the email, on end of the email, whatever, but try to give him some uh, standard design that will resonate with your audience, and they will going to find it comfortable while opening your email. They don't look like a fc email design that they will going to not trust on your email. तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिए, और इसको लगातार करना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि एक दिन आप करेंगे, 2 दिन करेंगे और तीसरे दिन से फिर से मास मेलिंग शुरू हो गया. नहीं, आपको लगातार परसिस्टेंसली आपको ईमेल मार्केटिंग की जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस हैं उसको फॉलो करने होंगे. अदरवाइज जो भी आपने किया है 2 महीने, 6 महीने, साल भर में, उसको आप अगले आने वाले 3 महीने, 6 महीने में बर्बाद भी कर लोगे. ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए. आई होप आप सब इन चीज़ों का ध्यान देंगे. तो इसी के साथ हम इसी से रिलेटेड सवाल पूछना चाहते हैं. बहुत सारे लोग ईमेल ओपन रेट से परेशान हैं, तो कैसे एक इम्पैक्टफुल सब्जेक्ट लाइन के साथ अपने ईमेल रेट को बढ़ा सकते हैं व्यूअर्स? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है ईमेल रेट में, ईमेल जब भी आप करते हो तो सबसे इम्पोर्टेंट है सब्जेक्ट लाइन. सब्जेक्ट लाइन देख के ही लोग आपकी ईमेल को क्लिक करेंगे, या फिर वो डिलीट करके या आर्काइव कर देंगे आपकी ईमेल को. तो सब्जेक्ट लाइन का इम्पैक्टफुल होना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके बाद ही क्लिक रेट और बाकी सारी एक्टिविटी होगी. तो सबसे पहला जो बहुत ही फेमस है कि सो डू द क्यूरियोसिटी गैप. सब्जेक्ट लाइन में क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसका आप यूज कर सकते हैं, जिससे लोगों को क्यूरियोसिटी जनरेट हो कि चलो ओपन करते हैं. जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, हियर इज अ सीक्रेट सॉस फॉर द सक्सेस. एंड अब यहाँ पे तो आपने सीक्रेट सॉस बताया ही नहीं लोगों को, तो पता है कि लोगों को अंदर ही मिलने वाला है वो सीक्रेट सॉस. तो क्या करोगे, लोग ओपन करेंगे और उसको बताएंगे. जैसे मान लो हमने इवेंट की ईमेल की है, इवेंट पे हम मिले थे और अगली बार हम ईमेल कर रहे हैं. सो आई मेट विथ यू एन इवेंट बट आई फॉरगेट टू टेल यू दिस. इससे क्या होगा, लोगों को लगेगा ओहो क्या ये फॉलो बताना भूल गए थे, और फिर हम वो ओपन करेंगे और लोग उसको ईमेल को पढ़ेंगे. तो क्यूरियोसिटी हम जनरेट करते हैं जब, तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल को ओपन करते हैं. इस तरह से आप अपनी ओपन रेट को बढ़ा सकते हो. नेक्स्ट क्या है, पर्सनलाइज कर सकते हो ईमेल को. ईमेल में पर्सनलाइजेशन के इंप्रूवमेंट से आप 26 से 27% की ओपन रेट में इंप्रूवमेंट होती है. ये एक इंडस्ट्री स्टैंडर्ड में प्रैक्टिस बता रहा हूँ कि अगर आप ईमेल की पर्सनलाइजेशन पे, सब्जेक्ट लाइन की पर्सनलाइजेशन पे ध्यान देते हो, तो आप 25 से 26% तक ओपन रेट को बढ़ा सकते हो. तो दैट इज द पावर ऑफ पर्सनलाइजेशन, एंड यू शुड डू इट वेरी सिंसियरली एंड वेरी केयरफुली. देन थर्ड पॉइंट इज यूज ऑफ नंबर एंड क्वेश्चन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चन से ही डायरेक्ट सब्जेक्ट लाइन के स्टार्ट कर सकते हो. सब्जेक्ट लाइन में ऐसे नंबर या क्वेश्चन डाल दो जिसका यूज करके यूजर का ना अटेंशन आप ग्रैब कर सको, जिससे लगे उनको कि हाँ हमें इसे पढ़ना चाहिए, हमें ये जानना चाहिए. अब ये इसमें से क्या इफेक्टिव है, मैंने 3 चीजें आपको बताए हैं. क्वेश्चन आप डाल दो, क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लाइंस डाल दो, पर्सनलाइज कर दो. बट इस 3-4 में क्या ऐसा है जो हमें वर्क करेगा, इसके लिए आपको ए बी टेस्टिंग करना होगा. आपको जान के हैरानी होगी कि मोर देन 50% जो ईमेल मार्केटर्स हैं वो सब्जेक्ट लाइन डिसाइड करने के लिए ए बी टेस्टिंग का यूज करते हैं. और जब भी ए बी टेस्टिंग किया जाता है, एक सर्टेन सैंपल साइज पे 2 अलग अलग तरह के सब्जेक्ट लाइन के साथ ईमेल भेजा जाता है, और जो विनर है उसी को बाकी चीजें भेजी जाती है. तो सपोज करो कि 3% लोगों को आपने भेजा है सब्जेक्ट लाइन ए, 3% लोगों को भेजा है आपने सब्जेक्ट लाइन बी, और इस दोनों में से जो सबसे ज्यादा विनर है, विनर मीन्स जिसने ज्यादा ओपन रेट को गेन किया है, उसको बाकी का 94% जो लोग हैं वो जाएगा कैंपेन. तो दैट इज द वेरी गुड वे टू जज कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट लाइन बेहतर है, और उसके हिसाब से आप ईमेल कैंपेन को डिजाइन कर सकते हो. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड, एंड जो कि आपके सब्जेक्ट लाइन के साथ, ये जो सब्जेक्ट लाइन है इम्फैटिक तो होंगे ही, प्लस ये ओपन रेट को भी बढ़ाने में आपको हेल्प करें.
आई होप आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। पसंद आया तो अभी लाइक कर दीजिए, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ऐसे ही नए नए सवालों के साथ आपके लिए पॉडकास्ट लाते रहेंगे। हमने इस पॉडकास्ट में ढेर सारे सवाल पूछे और ढेर सारे सवाल बाकी भी हैं। जो सवाल बाकी है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में हम पूछने वाले हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम नए पॉडकास्ट में आपसे मिलते हैं। बाय।